गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर कर लिया था यूजिंग मैथमेटिकल मेथड। उस मेथड में हमने दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन, अगर उनके बीच का एंगल आपको पता हो, दो वेक्टर के बीच का एंगल पता हो और उन दोनों का रिजल्टिंग वेक्टर पता करना हो, मैं उन दोनों का रिजल्टिंग मतलब उनका कॉम्बिनेशन या हम बोले वेक्टर को ऐड करना हो, अगर बीच का एंगल गिवन है तो उसका जो मैग्नीट्यूड था दोनों वेक्टर के एडिशन का जो वेक्टर था मैग्नीट्यूड था वो उसका फॉर्मूला था r = √a² + b² + ट्वाइस ab cos थीटा। आपके पास दो वेक्टर हुआ करते थे बेटा, a वेक्टर एंड b वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल थीटा, और अगर उन दोनों का कॉम्बिनेशन पूछा, उन दोनों का रिजल्टिंग वेक्टर पूछता है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टिंग वेक्टर का r = √a² + b² + ट्वाइस ab cos थीटा। अब ऐसे आपको पता करना हो कि भाई a वेक्टर से कितने एंगल पे है, b वेक्टर से कितने एंगल पे है, रिजल्टिंग वेक्टर जो है वो a वेक्टर से कितने एंगल पे है और b वेक्टर से कितने एंगल पे है। तो उसको हमने मान लिया था कि सपोज a वेक्टर से वो अल्फा एंगल पे है और b वेक्टर से वो बीटा एंगल पे है। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था बेटा, ध्यान से देखो, a/sin बीटा = b/sin अल्फा = r/sin थीटा। अगर ये दो फॉर्मूले पता है तो आप इससे एंगल भी कैलकुलेट कर लेते हो और मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करते हो। रिजल्टिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्शन हम एंगल से बताते हैं, अल्फा और बीटा से। सपोज a वेक्टर से वो अल्फा एंगल पे है और b वेक्टर से बीटा एंगल पे, तो हम अल्फा बीटा फाइंड आउट करके ये बता सकते हैं कि कितने एंगल पे आपका रिजल्टिंग वेक्टर है। अब हम कुछ जनरल न्यूमेरिकल्स आज डिस्कस करते हैं इन फॉर्मूला पे बेस। ये जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किए इन पे बेस सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स is 200 न्यूटन। क्वेश्चन लिखना न्यूमेरिकल इजी है। The vertical component of force is 200 Newton. The force makes an angle of 30 degree with horizontal. Then calculate the force. न्यूमेरिकल इजी है। The vertical component of force is 200 Newton. Force is 200 न्यूटन। कोई फोर्स की बात कर रहा है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट हमें गिवन है 200 न्यूटन। द फोर्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। द फोर्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। With horizontal, then calculate force. Calculate the force. देखो क्वेश्चन समझो इसको, बहुत इजी है। The vertical component of force, सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस पे कोई फोर्स लग रहा है जिसका वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और उसकी जो वैल्यू गिवन है, सपोज वो F1 फोर्स है जिसकी वैल्यू है 200 न्यूटन। The force makes an angle 30 degree with horizontal. इसका horizontal component इस डायरेक्शन में होगा, मैं उसको F2 से डिनोट करूं, और जो इन दोनों का रिजल्टिंग फोर्स है F1 F2 का, वो इस डायरेक्शन में है और वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे है। सपोज नेट फोर्स आपका F वेक्टर है। नेट फोर्स कितना है? F वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपके पास गिवन है कि ये जो नेट फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे है। हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री एंगल पे है? 30 डिग्री पे। अब आपको कैलकुलेट द फोर्स, आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो और फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, आसान है। देखो आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं भी पता है ना, तो ये तो सिंपल मैथ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपने कंपोनेंट पढ़े थे, मैंने कंपोनेंट सिखाए थे कि फोर्स के कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करे जाते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस F के दो कंपोनेंट की बात करूं, ये F1 आपका वर्टिकल कंपोनेंट, F2 आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर मैं F के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं तो वो क्या होगा बेटा? F2 = F cos थीटा, F cos 30, यही होगा। F2 = F cos 30। हमने कंपोनेंट सीख लिया, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos, ऑपोजिट वाला हमेशा sin होता है। तो आपको F के कंपोनेंट लिखने हैं जो कि जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F2 है, जो मुझे फाइंड आउट भी करना है, जिसकी वैल्यू क्या होगी? F cos 30। ऐसे अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं बेटा, तो F1 कितना होगा आपका? F sin 30, F sin 30। अब आपको देखो क्या क्या गिवन है। cos 30 sin 30 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। F1 आपको गिवन है, F कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इसी इक्वेशन से डायरेक्ट F सॉल्व हो गया जो क्वेश्चन में पूछा है। ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। तो F1 आपको गिवन है 200 न्यूटन।
F1 की वैल्यू कितनी है 200, F आपको फाइंड आउट करना है sin 30 1/2, sin 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, 2 को इस तरफ ले आओ, देन F कितना आ गया आपका 400 न्यूटन। क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा है, F की वैल्यू आ गई 400 न्यूटन, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अगर मुझे F2 सॉल्व करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस F की वैल्यू यहां पुट कर लूंगा, देन इक्वेशन जो भी है इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट आप F2 भी फाइंड आउट कर सकते हो। F2 F की वैल्यू 400 cos 30 की वैल्यू √3/2, आपका आंसर आ गया 200 √3 न्यूटन। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सॉल्व हो गया बेटा, ठीक है। और ये वर्टिकल कंपोनेंट आपको गिवन था, रिजल्टिंग फोर्स आपसे पूछा था, फोर्स की वैल्यू पूछी थी, और इस टाइप से क्वेश्चन गिवन था, ठीक है ना। हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो हम ये लॉजिक भी लगा सकते हैं, चाहे तो हम ये लॉजिक भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, इजी होता है, ठीक है। इस लॉजिक से देखो कैसे सॉल्व करना है। ये तो आपने कंपोनेंट वाला मेथड देख लिया, अब आपको तो ये इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है कि रिजल्टिंग फोर्स कैलकुलेट करना है, तो मैं ये फार्मूला अप्लाई करूं। ध्यान से देखो, आपको F सॉल्व करना, आपको F गिवन है, F2 गिवन नहीं है, बीच का एंगल गिवन है, बीच का टोटल एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो अगर मैं इस फार्मूले को अप्लाई करूं तो नेट फोर्स F इक्वल्स टू फार्मूला हुआ √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, थीटा की जगह 90, cos 90 0 होता है तो ये वाले टर्म 0 हो गए। थीटा समझ में आया, इस केस में 90 कैसे हुआ, क्योंकि F1 और F2 का नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो थीटा बीच का 90 डिग्री है, क्योंकि ये कंपोनेंट है, कंपोनेट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो मुझे पता चल गया थीटा की वैल्यू 90 है। मुझे F2 फाइंड आउट करना, मेरा एक रिलेशन आ जाएगा यहां से √F1 स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, वो भी मुझे नहीं पता, मुझे F2 भी कैलकुलेट करना होगा, 200 F2 जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो एक रिलेशन मेरा यहां से इस टाइप से मिला। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर में इसको फर्स्ट, ये सेकंड मेथड है, अल्टरनेट मेथड। यहां से कोई मैं दूसरा रिलेशन फाइंड आउट कर लूं, जैसे देखो इसको मैं अल्फा मान लूं, ये आपका बी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर। आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, आपको अल्फा पता है, आप आर कैलकुलेट कर लोगे यहीं से डायरेक्ट। इस रिलेशन से आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वाले रिलेशन से आप डायरेक्ट नेट फोर्स पता कर सकते हो, b अपॉन sin अल्फा। b को मैं मान लूं 200, इस वाले वेक्टर को b वेक्टर मान लो, इसको a वेक्टर, ये आपका अल्फा होता था, ये बीटा होता था, और ये रिजल्टिंग वेक्टर r होता था। तो b की जगह आपके पास वैल्यू है 200, sin अल्फा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री इक्वल्स टू r, आपको फाइंड आउट करना है f अपॉन sin थीटा, sin 90, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, sin 91 हो गया, sin 30 1/2, इसको सॉल्व करोगे 2 ऊपर चला जाएगा, f की वैल्यू कितनी आ गई 400 न्यूटन, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। f की वैल्यू कितनी आ गई 400 न्यूटन। आप f की वैल्यू यहां पुट करो, f2 भी सॉल्व कर सकते हो इसको सिंपलीफाई करके। तो आप इस कांसेप्ट से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट कंपोनेंट से भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, जो आपको इजी लगे उस मेथड से सॉल्व कर दो, ठीक है। तो इसके दो मेथड थे बेटा, बहुत आसान था, कंपोनेंट वाला ज्यादा आसान होता है, कंपोनेंट से हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया हमने। चलो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, उसी पे बेस जो कल हमने डेरिवेशन किया था उस पे बेस कई सारे न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। बुक में भी है, आप जब मोशन पढ़ोगे बेटा, जब मोशन करोगे तो उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करोगे आप इस टाइप के, ठीक है ना। तो मोशन वाले चैप्टर में आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, ठीक है, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस देखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, one of the two perpendicular component of velocity 10 meter per second of a particle makes an angle 60 degree with the intended velocity, then find the another component of velocity। क्वेश्चन लिखो पहले, क्वेश्चन क्या है, one of the two perpendicular component, one of the two perpendicular component, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, component of velocity one of the two perpendicular component of velocity 10 meter per second, एक कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी का, of a particle makes an angle of a particle
मैक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब ये कंपोनेंट जो है वो 60 डिग्री एंगल पे है। मैक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द इंटेंडेड वेलोसिटी, मतलब जो आपकी रिजल्टिंग वेलोसिटी है, विद द रिजल्टिंग वेलोसिटी, ऐसे लिख लो, रिजल्टिंग वेलोसिटी। Find the another component of velocity. Find another component of velocity. Another component of velocity. सेकेंड कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। एक कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकंड गिवन है और वो कंपोनेंट रिजल्टिंग वेलोसिटी से 60 डिग्री के एंगल पे है। रिजल्टिंग वेलोसिटी से कितने डिग्री के एंगल पे है? 60 डिग्री एंगल पे। देखो बेटा बहुत आसान है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि दो कंपोनेंट होते हैं। सपोज ये पार्टिकल था, इस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है। मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को v1 बोला, वर्टिकल कंपोनेंट को v2 बोला और इन दोनों की रिजल्टिंग वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है। अब आपको क्वेश्चन गिवन है, वन ऑफ द टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिजल्टिंग वेलोसिटी। सपोज एक कंपोनेंट जिसकी वैल्यू गिवन है, मैं इसी को मान लूं ये 10 मीटर पर सेकंड है और ये जो कंपोनेंट है वो रिजल्टिंग वेलोसिटी से 60 डिग्री एंगल पे है और आपसे क्वेश्चन पूछा है सेकंड कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। फाइंड द अनदर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, जनरल ध्यान से देखो। अब आपने देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो अपन वही कंपोनेंट वाले कांसेप्ट से सॉल्व करते हैं, आसान होता है। तो v के दो कंपोनेंट की बात करें तो v1 जो होगा वो थीटा के साथ वाला cos, तो मैं उसको लिखूंगा v1 = v cos 60 डिग्री और दूसरा कंपोनेंट जो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। दूसरा जो आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा, ये वाला जो कंपोनेंट है v2 वो क्या होगा बेटा v sin 60 डिग्री, v sin 60 डिग्री। अब आपको देखो क्या गिवन है, कैसे सॉल्व करना है, तो आपको डायरेक्ट v1 सॉल्व करना है, v आपको गिवन नहीं है, v आपको गिवन नहीं है, ठीक है। v आपको फाइंड आउट करना होगा, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होगी। या एक काम कर सकते हैं, पहले हम देखो कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, और v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। v कैसे फाइंड आउट करोगे उसके लिए कॉन्सेप्ट सोचना होगा। देखो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, बताओ कैसे सॉल्व करना होगा। हाँ यहाँ से डायरेक्ट ही तो आ गया ना v, पहले v सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग इक्वेशन v1 की वैल्यू है 10 = v sin cos 60 की वैल्यू कितनी होगी sin 30 के इक्वल 1/2, देन v = आ गया 20 मीटर पर सेकंड। v कितना आ गया आपका रिजल्टिंग वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। आपको v1 गिवन था 10 मीटर पर सेकंड, ये कंपोनेंट cos 60 की वैल्यू पता है वो पुट कर दी, तो v कितना सॉल्व हो गया बेटा 20 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब ये v की वैल्यू आप यहां पुट कर लो, अनदर कंपोनेंट ऑटोमेटिक आ गया। यूजिंग इक्वेशन 2 अब से v2 ही तो पूछा है, v की वैल्यू कितनी है बेटा 20 मीटर पर सेकंड, sin 60 की वैल्यू पुट कर लो √3/2, आंसर कितना आया tan√3 मीटर पर सेकंड। ये अनदर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सॉल्व हो गया, ये अनदर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी tan√3 मीटर पर सेकंड आपका सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपने ऐसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। चाहे तो हम वो उस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कंपोनेंट वाला ज्यादा, हमने कंपोनेंट के 2 क्वेश्चन कर लिए, ये जनरल क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इजी है सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो आज आपने कंपोनेंट वापस रिवाइज कर दी। कंपोनेंट से न्यूमेरिकल इस टाइप के ही बनते हैं कि भाई हम यूजिंग डायरेक्ट जो कंपोनेंट वाला कांसेप्ट सीखा था एक दिन, उससे हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो वो हमने सीख लिया। अगला क्वेश्चन देखो, टू फोर्सेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फोर्सेस F1 = वैल्यू गिवन है F1 = 2I - 3J कैप न्यूटन, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट गिवन है फोर्स, I का कंपोनेंट 2 है, J का कंपोनेंट -3 है, ठीक है ना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये रिजॉल्व किया हुआ है फोर्स को हमने 2 डायरेक्शन में, x एक्सिस और y एक्सिस में। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब हम करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगी। ऐसे ये क्या मीनिंग है इसका, I कैप डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, J कैप डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। एंड F2 वेक्टर = 2 फोर्स गिवन है, F2 = -I + 3J कैप, -I कैप + 3J कैप न्यूटन, ये सेकंड फोर्स गिवन है।
x a point in xy plane, x a point in xy plane, ये दो फोर्स किसी पॉइंट्स पर या किसी पार्टिकल एक्ट्स हैं, किसी पार्टिकल पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, उस पे एक्ट कर रहे हैं, एक्ट्स ए पार्टिकल in xy plane, in xy plane, xy प्लेन में किसी पार्टिकल पे दो फोर्स किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, F1 की वैल्यू ये है, F2 की वैल्यू ये है। कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स, कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स, कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स मतलब उस पार्टिकल पे जो दोनों फोर्स लग रहे हैं। xy प्लेन देखो आपका, इस टाइप से अपन xy प्लेन की बात करते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। एक पार्टिकल सपोज यहां पे, इस पे एक F1 फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है, दूसरा F2 फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, मतलब दो फोर्स एक साथ एक्ट कर रहे हैं इस पे पार्टिकल पे। उसने पूछा रिजल्टेंट फोर्स, तो क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों का क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स सपोज इस डायरेक्शन में F, आपसे पूछा कि इस पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है F वेक्टर, तो वो क्या होना चाहिए, वेक्टर सम, बिकॉज़ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप इन दोनों का क्या कर लोगे, वेक्टर सम। और ध्यान से देखो तो बेटा ये जो फोर्स है वो वेक्टर की टर्म में गिवन है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म ही गिवन है, ये जो फोर्सेस है वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो। और मैंने सिखाया था कि जब हम दो वेक्टर का एडिशन करते हैं तो i में i का कंपोनेंट ऐड होगा, j में j का कंपोनेंट ऐड होगा और k में k का कंपोनेंट ऐड होता है। या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम नहीं होता, i में i का कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करना होगा, j में j का और k में k का। तो अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, नेट फोर्स आ गया या रिजल्टेंट फोर्स आ गया। F1 की वैल्यू आपके पास है 2i 3j कैप प्लस F2 की वैल्यू गिवन है -i कैप प्लस 3j कैप। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो i में i का कंपोनेंट ऐड होगा, यहाँ i का कंपोनेंट 2 है और यहाँ i का कंपोनेंट बेटा कितना है, -1, यहाँ j का कंपोनेंट है -3, यहाँ j का कंपोनेंट है 3, ऐड करो तो 2 - 1 into i कैप, बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही देखो j में j का कंपोनेंट ऐड करना है, प्लस -3 + 3 into j कैप, तो आपके पास आंसर क्या है, 2 - 1 into i कैप, केवल i कैप, ये क्या हो गया प्लस 0j कैप, केवल i कैप लिख सकते हैं या 0j कैप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये रिजल्टेंट फोर्स ऑन पार्टिकल आ गया जिस पे दो फोर्स एक्ट कर रहे थे, F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, वो आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन थे इसलिए आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया, मतलब आपको वो थीटा वाला या वो रिजल्टेंट फोर्स वाला फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपको फोर्स पहले से ही वेक्टर फॉर्म में गिवन थे। तो जब दो वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन होते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन होती है, तो उसमें हमेशा ध्यान रखो अगर उनका नेट निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो i में i का कंपोनेंट ऐड करो, j में j का कंपोनेंट ऐड करो और k में k का कंपोनेंट ऐड कर दो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, क्या क्वेश्चन आसान था, न्यूमेरिकल इजी था। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो ध्यान से, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, resultant vector is equal to that of two equivalent vector, is equal to that of two equivalent vector, two equivalent vector, then what would be the angle between the two vectors? Then what would be the angle between the two vectors? Angle between the two vectors.
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको आप आर वेक्टर बोलते हो, उसकी वैल्यू इज इक्वल टू दैट ऑफ टू इक्विवेलेंट वेक्टर, मतलब जो दो वेक्टर लेते हो ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उनका रिजल्टिंग वेक्टर आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के इक्वल है, मतलब ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, ये कंडीशन है। देन व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, दोनों एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन कीजिए। आपके पास सपोज दो वेक्टर है, इधर आप ए वेक्टर लेते हो, ये आपका बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल सपोज थीटा जो मुझे फाइंड आउट करना है, इन दोनों का रिजल्टिंग वेक्टर इस डायरेक्शन में आप लेते हो पैरेललोग्राम लॉ से। कंडीशन गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेक्टर r equals to is equal to that of two equivalent वेक्टर, मतलब ये दोनों भी इक्वल वेक्टर हैं, a वेक्टर और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, r equals to a equals to b, ये कंडीशन गिवन है। r equals to a equals to b, ये कंडीशन आपको गिवन है और आपसे थीटा पूछा है। तो देखो आप इस कंडीशन में जब रिजल्टिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखते हो तो फॉर्मूला हुआ करता है r equals to अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन r a और b तीनों इक्वल है, तो आप क्या करो, तीनों को इक्वल पुट कर लो, या तो a और b को आप r पुट कर लो, या फिर आप r a और b को a पुट कर लो, या फिर b पुट कर लो। मैं तीनों को r पुट कर लेता हूं, मैं a और b की जगह भी क्या रख देता हूं बेटा, r, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आपका जो कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन गिवन है उसमें यही है। तो मैंने लिखा r इक्वल्स टू, या स्क्वायर कर लो, r इक्वल्स टू r स्क्वायर इक्वल्स टू, a की जगह r पुट करोगे तो r स्क्वायर, b की जगह r स्क्वायर पुट करो प्लस ट्वाइस a इनटू b r स्क्वायर cos थीटा। थीटा तो आपको फाइंड आउट करना है, थीटा तो आपको फाइंड आउट करना है। देखो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर cos थीटा। ध्यान से देख बेटा, इसमें से 2r स्क्वायर कॉमन ले लूं तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस cos थीटा। ध्यान से देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, इस 2 को इस तरफ ले आओ, 2 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या बचेगा 1/2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा। ध्यान से देख बेटा, 1 को मैं इधर ट्रांसफर करके ले जाऊंगा तो माइनस का 1 होगा, 1/2 माइनस 1 माइनस का 1/2 इक्वल्स टू cos थीटा। अब आपको ये पता करना है कि थीटा की वैल्यू क्या पुट करूं कि ये वैल्यू आंसर जो है -1/2 है। आपने देखो बेटा एएसटीसी का कांसेप्ट सीखा था, अब थोड़ा सा लॉजिक से सोचना होगा इसको, ठीक है ना, हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। एएसटीसी वाले लॉजिक में हमने सीखा था कि 0 से 90 के बीच के सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, इसको हम बोलते थे एएसटीसी, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते थे 0 से 90 के बीच। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 से अबव होगी, माइनस में आ रही है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 से अबव होगी। ध्यान से देख बेटा, 0 से 90 में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, बट 90 से 180 के केस में आपका केवल साइन कोसाइन पॉजिटिव है। इसका मतलब cos वाला फंक्शन जो है ये -1/2 इसमें हो सकता है, ये -1/2 इसमें हो सकता है। आप लॉजिकली सोचो, cos 60 जो होता है, cos 60 जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1/2 के, और cos 30 की वैल्यू √3/2। अगर मैं इस थीटा को इस वाले क्वाड्रेंट में सोचूं, इधर सोचो कहीं, ठीक है ना, मेरा ये थीटा यहां हो और मैं लिखूं cos 90 प्लस थीटा, तो वो क्या होगा sin थीटा। cos 90 प्लस थीटा क्या होगा sin थीटा। तो मैं इस तरह से लिखूं -1/2 इक्वल्स टू cos 90 डिग्री प्लस थीटा में अगर 30 डिग्री लेता हूं तो cos 90 प्लस 30, 90 प्लस वाले केस में cos sin में कन्वर्ट होगा और cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इसलिए आंसर आया -1/2 इक्वल्स टू माइनस का sin 30। और sin 30 आपको पता है बेटा, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो -1/2 इक्वल्स टू -1/2। इसका मीनिंग थीटा कितना आया -1/2 इक्वल्स टू -1/2, आपका सही हो गया, करेक्ट। सो थीटा इक्वल्स टू कितना हुआ बेटा, थीटा इक्वल्स टू कितना हुआ टोटल 90 प्लस 30 120,
cos 120 आपने सॉल्व भी किया होगा, उसकी वैल्यू -1/2 आई थी। cos 120 की वैल्यू कितनी आती है? -1/2। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी इस सिचुएशन में? -1/2। ठीक है बेटा, तो हमने आज 4 न्यूमेरिकल डिस्कस किए, इनको आप लॉजिकली सॉल्व करना, एक बार देखना वीडियो, फिर अपने आप से सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट क्लास में हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे बेटा। थैंक यू।